स्वागत है आपका अपने चैनल विजेंद्र स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है और इन प्रश्नों के माध्यम से आपकी कितनी तैयारी है उसका अनुमान भी आप लगा सकते हैं। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की सबसे दोषपूर्ण पद्धति कौन सी है? ए ऑप्शन वर्णानुक्रम पद्धति, बी ऑप्शन कालानुक्रम पद्धति, सी ऑप्शन वैज्ञानिक पद्धति, डी ऑप्शन विधेयवादी पद्धति। इन चारों पद्धतियों में सबसे दोषपूर्ण जो पद्धति मानी जाती है वह मानी जाती है वर्णानुक्रम पद्धति। इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 2, हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध रूप से स्पष्ट करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? मैंने थोड़ा प्रश्न इसमें कठिन बनाए हैं, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न पूछने का जो पैटर्न है वो लगातार बदल रहा है, इसलिए मैंने थोड़े कठिन प्रश्न इसमें बनाए हैं। ए ऑप्शन गारसा दातासी, बी ऑप्शन शिव सिंह सेंगर, सी ऑप्शन जॉर्ज ग्रियर्सन, डी ऑप्शन मिश्रबंधु। तो इसमें जो हमारा ए ऑप्शन होगा गारसा तासी, ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि गारसा तासी ने ही सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास को सर्वप्रथम लिखने का प्रयास किया है। तीसरा प्रश्न, गारसा तासी किस भाषा के विद्वान थे? ए ऑप्शन हिंदी, बी ऑप्शन अंग्रेजी, सी ऑप्शन फ्रेंच और डी ऑप्शन उर्दू। तो हमारे जो गारसा तासी हैं ये फ्रेंच भाषा के विद्वान माने जाते हैं और ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। प्रश्न नंबर 4, गारसा तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कितने हिंदी कवियों का उल्लेख किया है? इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिए। इसमें केवल हिंदी के कवियों की संख्या पूछी गई है, कुल कवियों की संख्या नहीं पूछी गई है। ए ऑप्शन 70, बी ऑप्शन 72, सी ऑप्शन 75, डी ऑप्शन 80। तो गारसा तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ स्थावर द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी में 72 हिंदी कवियों का उल्लेख किया है। जो हमारे शेष कवि हैं वो उर्दू भाषा के माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 5, गारसा तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ स्थावर द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी में कुल कितने कवियों का उल्लेख किया है? आप इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। इसमें कवियों की कुल संख्या आपसे पूछी गई है। तो इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में कितने कवियों का उल्लेख किया है? ए ऑप्शन 838, बी ऑप्शन 738, सी ऑप्शन 900, डी ऑप्शन 1000। इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में 738 कवियों का उल्लेख किया है, जिसमें से 72 कवि हमारे हिंदी के माने जाते हैं और जो शेष कवि हैं वो उर्दू भाषा के माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 6, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपना इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किस पद्धति में लिखा है? ए ऑप्शन वर्णानुक्रम पद्धति, बी ऑप्शन कालानुक्रम पद्धति, सी ऑप्शन वैज्ञानिक पद्धति और डी ऑप्शन है विधेयवादी पद्धति। जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है वह लिखा है कालानुक्रम पद्धति में, क्योंकि इन्होंने ही सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास को कालखंडों में बांटने का सर्वप्रथम प्रयास किया है। 7वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य में किस इतिहास ग्रंथ को नींव का पत्थर माना जाता है? ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, बी ऑप्शन शिव सिंह सरोज, सी ऑप्शन मिश्रबंधु विनोद, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में जो नींव का पत्थर माना जाता है वह है ऑप्शन नंबर ए द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसके लेखक हैं डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रश्न नंबर 8, सच्चे अर्थों में हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा माना जाता है? ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन स्थावर द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, बी ऑप्शन द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, सी ऑप्शन शिव सिंह सरोज, डी ऑप्शन मिश्रबंधु विनोद।
तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वह होगा बी ऑप्शन, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इस ग्रंथ को ही हिंदी का सच्चे अर्थों में प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। प्रश्न नंबर 9, हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा माना जाता है? इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिए। हिंदी भाषा में लिखित प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा माना जाता है? ए ऑप्शन, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। बी ऑप्शन, हिंदी साहित्य का इतिहास। सी ऑप्शन, शिव सिंह सरोज। डी ऑप्शन, मिश्र बंधु विनोद। तो हिंदी भाषा में जो लिखा गया प्रथम इतिहास ग्रंथ है वह है शिव सिंह सरोज, जिसके लेखक हैं शिव सिंह सेंगर। इसका प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ था। प्रकाशन वर्ष भी पूछे जाते हैं परीक्षा में, इसलिए प्रकाशन वर्षों को भी आप ध्यान से याद करिएगा। प्रश्न नंबर 10, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में किस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ? ए ऑप्शन, आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। बी ऑप्शन, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। सी ऑप्शन, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। डी ऑप्शन, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इस प्रश्न का हमारा जो बी ऑप्शन है वह सही होगा, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। प्रश्न नंबर 11, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी के विद्वानों की दृष्टि का केंद्र बिंदु नहीं बन सका। ए ऑप्शन, वह शिव सिंह सरोज के आधार पर लिखा गया है। बी ऑप्शन, उसमें साहित्य के विकास क्रम का सही निर्धारण नहीं है। सी ऑप्शन, उसमें व्याकरण संबंधी अशुद्धियां हैं। डी ऑप्शन, वह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। इसमें ऑप्शन तो हमारे चारों सही हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है उसको आपको ढूंढना है। यदि आपने इस इतिहास ग्रंथ से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को पढ़ा होगा तभी आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, वह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है, इसलिए यह ग्रंथ हिंदी के विद्वानों की दृष्टि का केंद्र बिंदु नहीं बन सका है। 12वां प्रश्न है, मिश्र बंधुओं के इतिहास ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद के चौथे भाग का प्रकाशन कब हुआ? ए ऑप्शन, 1913 ईस्वी। बी ऑप्शन, 1920 ईस्वी। सी ऑप्शन, 1930 ईस्वी। डी ऑप्शन, 1934 ईस्वी। मिश्र बंधुओं ने जो अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है मिश्र बंधु विनोद, वह 4 भागों में विभाजित है। उसके प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे, लेकिन इस प्रश्न में आपसे चौथे भाग का प्रकाशन वर्ष पूछा गया है। तो चौथा भाग प्रकाशित हुआ था सन 1934 ईस्वी में। इस बात को आप याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 13, मिश्र बंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथ में कितने कवियों का परिचय दिया है? ये प्रश्न कई बार टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन 6000, बी ऑप्शन 4591, सी ऑप्शन 4551, डी ऑप्शन 4510। तो मिश्र बंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद में 4591 कवियों का उल्लेख किया है। यदि आपसे लगभग में कवियों की संख्या पूछी जाए तो आप बताएंगे 5000। तो आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 14, विशेष कालावधियों को ध्यान में रखकर लिखा जाने वाला हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? ए ऑप्शन, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। बी ऑप्शन, शिव सिंह सरोज। सी ऑप्शन, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। डी ऑप्शन, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। यदि आपने इतिहास ग्रंथों को विस्तार से पढ़ा है तभी आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जिसके लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इसका प्रकाशन सन 1938 ईस्वी में हुआ था। इस ग्रंथ में इन्होंने 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक का ही वर्णन किया है, यानी 1000 वर्षों का समय ही इन्होंने निर्धारित किया है अपने इतिहास ग्रंथ में। यानी आदिकाल से भक्ति काल
तक का ही इन्होंने अपने ग्रंथ में वर्णन किया है, इसलिए यह ग्रंथ इनका विशेष कालावधियों को ध्यान में रखकर लिखा जाने वाला हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। प्रश्न नंबर 15, भाषा को लक्ष्य कर लिखा जाने वाला हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? ए ऑप्शन द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, बी ऑप्शन मिश्र बंधु विनोद, सी ऑप्शन हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास, डी ऑप्शन हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा सी सही, हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास, जिसके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। यह ग्रंथ भाषा को लक्ष्य कर लिखा जाने वाला हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। इन प्रश्नों को साथ के साथ आप अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं, जिससे आप भविष्य में इनको पढ़ सकें। प्रश्न नंबर 16, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक व्यवस्थित और लोकप्रिय इतिहास ग्रंथ कौन सा माना जाता है? ए ऑप्शन डॉक्टर राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, बी ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, सी ऑप्शन डॉक्टर बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, डी ऑप्शन सुमन राजे का हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। यह ग्रंथ सर्वाधिक व्यवस्थित और लोकप्रिय इतिहास ग्रंथ माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हमारे हिंदी के सर्वश्रेष्ठ आलोचक भी माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 17, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किस विद्वान ने किया? ए ऑप्शन मिश्र बंधु ने, बी ऑप्शन डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने, सी ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डी ऑप्शन शिव सिंह सेंगर ने। इस प्रश्न का ऑप्शन होगा डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। इन्होंने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास को कालखंडों में बांटने का प्रथम प्रयास किया है। प्रश्न नंबर 18, किस साहित्य इतिहासकार ने जनता की चित्तवृत्ति को काल विभाजन का आधार बनाया है? ए ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी ऑप्शन गणपति चंद्रगुप्त, सी ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी ऑप्शन राहुल सांकृत्यायन। इस प्रश्न का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आपने एक प्रसिद्ध कथन सुना होगा कि किसी देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 19, हिंदी साहित्य के इतिहास की किस लेखन पद्धति में पूर्णतः लेखक निरपेक्ष एवं तटस्थ रहता है? यदि आपने इतिहास लेखन की पद्धतियों को विस्तार से पढ़ा है तभी आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। ऑप्शन ए है वर्णानुक्रम पद्धति, बी ऑप्शन है कालानुक्रम पद्धति, ये कालानुक्रम लिखा गया है इसमें, ये कालानुक्रम पद्धति है, सी ऑप्शन वैज्ञानिक पद्धति, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन सी वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति में लेखक पूर्णतः निरपेक्ष एवं तटस्थ रहकर तथ्यों का संकलन करता है। यदि आपको इतिहास लेखन की पद्धतियों के बारे में संपूर्ण जानकारी लेनी है तो आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 20, हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति किसने आरंभ की? पहला ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, बी ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी ऑप्शन डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डी ऑप्शन नंद दुलारे वाजपेयी। इसका उत्तर सही होगा बी ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यदि आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन को विस्तार से पढ़ा है, इन्होंने अपने हिंदी साहित्य का काल विभाजन जो किया है वह दो आधार पर किया है, एक कालक्रम के आधार पर और एक युगीन प्रवृत्तियों के आधार पर। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति हिंदी साहित्य में आरंभ की है। प्रश्न नंबर 21, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास किस पद्धति में लिखा है? ए ऑप्शन वैज्ञानिक पद्धति, बी ऑप्शन कालानुक्रम पद्धति, सी ऑप्शन विधेयवादी पद्धति, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ कौन सी पद्धति में लिखा है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, विधेयवादी पद्धति। प्रश्न नंबर 22, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने
अपने इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को कितने खंडों में विभक्त किया है? इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिए। आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है कि जॉर्ज गियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ को कितने खंडों में विभाजित किया है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा है, तो वो प्रश्न हमारा अलग है, ये प्रश्न हमारा अलग है। पहला ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 11, सी ऑप्शन है 12, डी ऑप्शन है 13। तो इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ को 12 खंडों में विभाजित किया है। प्रश्न नंबर 23, गारसा दा तासी के ग्रंथ इस्तावर द ला लिटरेच्यूर हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? गारसा दा तासी के ग्रंथ को यदि आपने विस्तार से पढ़ा है तभी आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। ए ऑप्शन 1839, बी ऑप्शन 1871, सी ऑप्शन 1872, डी ऑप्शन 1875। तो गारसा दा तासी के ग्रंथ का दूसरा संस्करण का प्रकाशन 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इस बात को आप याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 24, मौलवी करीमुद्दीन ने अपने इतिहास ग्रंथ तज़किस-ए-स्वरा हिंदी में कितने कवियों का जीवन चरित्र एवं उनकी कविताओं के उदाहरण दिए हैं या प्रस्तुत किए हैं? ए ऑप्शन 1000, बी ऑप्शन 1004, सी ऑप्शन 838, डी ऑप्शन 738। तो मौलवी करीमुद्दीन ने अपने इतिहास ग्रंथ में 1004 कवियों का उल्लेख किया है। इसमें बी ऑप्शन हमारा सही होगा। कमेंट करके बताइए किस विद्वान ने अपने इतिहास ग्रंथ में 838 कवियों का उल्लेख किया है? प्रश्न नंबर 25, ए ग्रेट सर्वे ऑफ इंडिया इतिहास ग्रंथ किस विद्वान ने लिखा है? ए ऑप्शन पादरी FEK, बी ऑप्शन एडविन ग्रीव्स, सी ऑप्शन जॉर्ज गियर्सन, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही होगा वह होगा ऑप्शन सी, जॉर्ज गियर्सन ने एक ग्रेट सर्वे ऑफ इंडिया इतिहास ग्रंथ लिखा है। कमेंट करके बताइए ए ग्रेट सर्वे ऑफ इंडिया किस प्रकार का ग्रंथ माना जाता है, अर्थात इसकी विधा कौन सी मानी जाती है। तो इस वीडियो में हमने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों से संबंधित अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों का अभ्यास किया है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम अन्य महत्वपूर्ण 25 से 30 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मेरी प्रत्येक वीडियो को आप देख सकें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।